तो चलिए प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करते हैं। और जब भी आप प्रोबेबिलिटी करें तो क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को दिमाग खोल के पढ़ें। ठीक है। और इसमें आजकल का जो पैटर्न है उसमें केस स्टडी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। एंड यहाँ पे हम वन शॉट में हर कॉन्सेप्ट और हर टाइप को टच करने की कोशिश करेंगे। आप इसको बार बार सुने जब तक कि आप इसको इसमें पक्के ना हो जाए, जब तक ये पूरा दिल में ना बैठ जाए। फिर उसके बाद अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आप आराम से पेपर का क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। सो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको लिखते हैं PA/B, जिसका मीनिंग समझें। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। कॉमन सेंस से समझें। हमें अब A के अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि B जो है वो अकर हो चुका है। तो क्योंकि B अकर हो चुका है, ठीक है ना। सपोज दिस इवेंट इज इवेंट बी एंड दिस इज इवेंट ए। सपोज मैं आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो उसने कहा बी तो हो चुका है। तो जब बी हो चुका है तो ये जो बी है यही आपका टोटल बन चुका है। ये बाहर का रीजन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बी नहीं है, इसमें भी बी नहीं है, सिर्फ ए है। तो जब एक इवेंट बी हो चुका है तो यानी अब आपको बी के अंदर ही सोचना है, यानी जो बी है वो आपका टोटल बन चुका है, टोटल प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। इसके केसेस टोटल हो चुके हैं। अब ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, अब ए जो है वो बी के साथ ही अकर करेगा, तो अकेला तो अकर कर नहीं सकता। तो इसीलिए जो PA/B होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है। क्योंकि बी अकर कर चुका है तो बी ही आपके टोटल केसेस हो जाएंगे। और ए जब अब अकेला कैसे अकर करे, बी के साथ ही करेगा, वही आपके फेवरेबल केसेस होंगे। तो दूसरा जो होगा वो होगा B/A, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो ए अकर हो चुका है तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो एक ही आएगी, यानी जो टोटल केसेस है उसकी जगह एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी। और जो फेवरेबल है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज उस केस में ए अकर हो चुका है। अब बी को अकर करना है, अकेले तो होगा नहीं। सो फॉर्मूले की तरह याद करें और थोड़ा सा समझें। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो बी अकर हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टोटल केसेस एंड ए की बी के साथ इज फेवरेबल केसेस। ठीक है। और अगर इफ ऑल द इवेंट्स आर इफ ऑल द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, ये बहुत ध्यान से सुनना। अगर सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B को आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B से रिप्लेस कर सकते हो, यही निकाल लो, सेम आंसर आएगा। लेकिन ये तभी करना है जब सारे इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली। अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो फिर आपको प्रोबेबिलिटीज ही डिवाइड करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला तो यही है, A/B का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और अगर सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं तो आप उनके नंबर से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है। बट अगर इक्वली लाइकली है तो उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला देखें। पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है? 5/26। 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 5/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये गिवन है 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 2/5 इंटू 5/13। तो आंसर आ जाएगा 2/13। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, इंटरसेक्शन पता है। और इस केस में उन्होंने पूछा है ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/26
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13 और उनका इंटरसेक्शन है 2/13। तो इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, 26, 5 + 10 - 4, तो कितना आ जाएगा, 11/26। तो ए यूनियन आ जाएगा। अगर वो बाई चांस पूछते प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें तो चलो A/B गिवन था, हमने वहां से सॉल्व किया। अगले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/11, यूनियन गिवन है। तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इंटरसेक्शन निकाल लें, ठीक है। तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के PA/B निकाल लेना, जो आपका फर्स्ट आंसर होगा। फिर उसने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, तो उसका आंसर निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A क्या होगा, वो सेम ही है, A इंटरसेक्शन B लिख लो या B इंटरसेक्शन A लिख दो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। फिर आप इसके आंसर निकाल लो। सेकंड क्वेश्चन उम्मीद है आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, डिटरमाइन E/F इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ठीक है, आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, माना कि उसकी सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होंगे, बट आपने निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने E/F निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की थर्ड टॉस पे, जब F हो चुका है। जो हो चुका है ना, पहले आप उसी को लिखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है जीवन में। तो F क्या है, F के केसेस लिखो, आपको टोटल लिखने की जरूरत भी नहीं है। F इज हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहले 2 पे अगर हेड आएगा तो इसका मतलब तीसरे पे या हेड आ जाएगा या तीसरे पे टेल आ जाएगा। तो आप पहले F लिखो, बस बात खत्म, जो हो चुका है। अब आप इंटरसेक्शन लिख लो। भाई इसमें इवेंट्स तो इक्वली लाइकली है ना, ऐसे थोड़ी है कि कोई 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसमें तुम्हारा नंबर से काम चल जाएगा। अब इंटरसेक्शन लिखो, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो शुरू में मत थर्ड वाला लिखा करो, ऐਵੇਂ कंफ्यूजन हो जाती है, इसी में ढूंढ लो। तो इंटरसेक्शन मतलब ई के झंझट में ना ही जाओ, जो हो चुका है पहले वो लिखो, फिर उसी में से ढूंढ लो इंटरसेक्शन। सो हेड ऑन थर्ड टॉस मींस ई, जब आपकी पहली 2 में हेड आया फिर थर्ड यानी इंटरसेक्शन। तो इसी में देखो थर्ड पे हेड किस पे आया, इसी पे आया, एक ही इवेंट है। अब इसको लिख दो नंबर की टर्म में, बिकॉज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F इज 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F that will be equal to number of elements in E intersection F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और अगर जैसे इसका बी पार्ट है, इसमें F क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स, तो पहले आपको वही लिखना है जो हो चुका है। तो इस केस में F के एलिमेंट्स क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। तो 0 हेड मींस ऑल टेल, फिर 1 हेड वाला लिखो, ठीक है, और टेल टेल हेड, फिर 2 हेड्स वाला लिखो, HHT, HTH, THH। तो इसमें जो F है जो हो चुका है उसमें 7 इवेंट्स आए। अब उसने कहा एटलीस्ट 2 हेड्स, अब इसी में ढूंढो। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड, तो वो 3 इवेंट्स आ जाएंगे। फिर आप E इंटरसेक्शन F लिख लो, इससे जीवन सौखा रहता है। जो हो चुका है उसी को टोटल मानो ना, क्यों पहले पूरा टोटल लिखना, फिर उसमें ये ढूंढो वो ढूंढो, उतने में ही बच्चा का दिमाग थक थक जाता है। तो उसी में ढूंढ लो जो हो चुका है, जो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/7, क्योंकि इसमें 3 इवेंट्स हैं, इसमें कितने हैं, 7। तो आंसर आ जाएगा 3/7। तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी कंडीशनल लिखनी है, तो जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, इंटरसेक्शन की ऊपर आएगी। ये तब करना है व्हेन इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, अदरवाइज आप इवेंट्स ही लिख लो, जो हो चुका है पहले उसके इवेंट्स लिख लो, फिर उसी में इंटरसेक्शन हो। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करना बहुत सौखा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को आपने 2 बारी फेंका, एंड द सम ऑफ नंबर्स
अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को आपने दो बारी फेंका, एंड द सम ऑफ नंबर्स appearing, सम ऑफ नंबर इज ऑब्जर्व टू बी 6। ठीक है, तो इवेंट डिसाइड कर लेना। पहला ए इवेंट हो गया, दूसरा बी हो गया। बी क्या हो गया? जो हो चुका है। सम ऑफ इवेंट्स क्या है? सम ऑफ नंबर्स क्या है, सॉरी, दैट इज 6। सो अगर सम ऑफ नंबर 6 हुआ, तो आप बी के की सैंपल स्पेस बना लो, जो हो चुका है वो बना लो। तो सम 6 कैसे कैसे आएगा? 1 5 5 1 4 2 2 4 3 3। यानी नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी कितने आ जाएंगे? 5। और ए क्या है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस? तो 4, ये कौन सा हो जाएगा? दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो अब आप लिख लें ए इंटरसेक्शन बी। यानी आपने कुछ नया नहीं बनाना, इसी में ढूंढना है। नंबर 4 कितनी बार आया? एक आ जाएगा 4,2, एक आ जाएगा 2,4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 2। तो आपने निकालनी थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी, बिकॉज इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकाल दो, आंसर आ जाएगा 2/5। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब इवेंट्स इक्वली लाइकली होंगे, कुछ मत करो, जो हो चुका है पहले उसको लिखो, उसी में ढूंढो। ठीक है, बहुत सौखा रहता है ऐसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। ठीक है, इफ क्वाइन शोज हेड, अगर क्वाइन ने हेड शो किया, टॉस इट अगेन, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगी। बट इफ इट शोज टेल, तो आप डाई को फेंको। ये क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चा क्या गलती करेगा? ठीक है, बट अब आप इसमें बहुत ध्यान से देखो। पहली बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, दूसरी बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हमेशा मल्टीप्लाई करो 1/4। तो पहली बार हेड और दूसरे आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ इंटू हाफ 1/4। बट पहली बार हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, लेकिन 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1/12 आएगा। इन सारे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना, T1 T2, वो 1/12 है। H H H T की हाँ 1/4 है। तो इवेंट्स इस केस में इक्वली लाइकली नहीं है, तो आप सीधा मत कर देना। ठीक है, पता चला आपने इवेंट्स गिन लिए और डिवाइड कर दिए, आंसर गलत आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। वो बात की बात है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो पहले जो वन टेल वाले केसेस कौन से होंगे, मैं इसको बी से बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं पूरी वो इंग्लिश नहीं लिख रहा, पेपर में ऐसे लिख दिया करो, लेट बी बी द इवेंट दिस, ए विद दिस। ठीक है, तो बी मतलब HT, जिसमें कम से कम एक टेल आए। T1 T2 से लेके T6, ये 7 इवेंट्स हैं। ठीक है, अब ये 7 तो हैं, लेकिन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते इस केस में, प्रोबेबिलिटी निकाल के करेंगे। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? दैट नंबर इज ग्रेटर देन 4। तो हम ए नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? नंबर इज ग्रेटर देन 4, बराबर भी नहीं। T5 T6, गलती से भी 2/7 मत लिख देना, गलत है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? दैट इज 1/12 प्लस 1/12। दो केसेस हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी पड़ेगी। और बी में 7 केसेस हैं, पहले की प्रोबेबिलिटी है 1/4, बाकी सबकी है 1/12। उसको मैं 6 बार जोड़ने की बजाय 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको सॉल्व करना, आपको सही आंसर मिलेगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत जरूरी है, इसको 2 बार सुनो, जहां इतने पार्ट को जैसे मर्जी समझो, नहीं तो आगे तो क्या करोगे। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो फॉर्मूला याद रखो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
अगर इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं तो उनका नंबर निकाल के डिवाइड कर रहे हैं, पर नंबर तो निकालना है आपने, बट नंबर पहले बी का निकालना है, वही लिखना है, उसी में ए का इंटरसेक्शन ढूंढना है। पूरा सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटीज को डिवाइड करेंगे, आप नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जब ए और बी इकट्ठे अकर करेंगे, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर यहां से कोई हमसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी निकालो ए और बी इकट्ठे कब अकर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस टर्म को इधर भेज रहा हूँ, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आपने जो चीज याद रखनी है, जब दो इवेंट्स या तीन इवेंट्स के इकट्ठे अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होता है। बट जो सेकंड इवेंट है, जब उसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो ये ध्यान पे रखना है कि पहला हो चुका है, उस हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी रखनी है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और फिर बाद में क्या लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बताऊंगा पेपर में कैसे लिखना है, बट फिलहाल समझने के लिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लें, फिर बी निकाल लें व्हेन ए हैज अकर्ड, फिर सी निकाल लें व्हेन ए एंड बी बोथ हैज अकर्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी हम जब प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे कुछ इवेंट्स के इकट्ठे अकर करने की, तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन करते हैं, An urn contains 10 black balls and 5 white balls। तो एक urn में क्या है, 10 black balls हैं और 5 हैं white balls। Two balls are drawn one by one without replacement। हमने दो balls निकाली without replacement। What is the probability that both balls are black? तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपने निकालना है probability of फर्स्ट ब्लैक इंटरसेक्शन सेकंड ब्लैक। तो अगर आप पूरा टेक्निकल लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखें, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड इज ब्लैक स्लैश व्हेन फर्स्ट वाज ब्लैक। ठीक है, तो पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/15। अब एक ब्लैक निकल चुकी है, रिप्लेसमेंट तो हमने करी नहीं, तो अगर रिप्लेसमेंट करी होती तो 10/15 आती, बट रिप्लेसमेंट नहीं करी तो क्या आएगी, 9/14। कईयों को बस ये लिखने में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आप सीधा लिख दें, फिर नंबर ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं। तो फर्स्ट इज ब्लैक इनटू सेकंड इज ब्लैक, तो इसमें थोड़ा मेंशन कर दें कि P ऑफ B1 इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक एंड P ऑफ B2 इज प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड इज ब्लैक व्हेन फर्स्ट वाज आल्सो ब्लैक। तो इंग्लिश में लिख दें, बाद में चाहे आप सीधा मल्टीप्लाई कर दें, एंड बट अगर आप ऐसे लिखें तो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर है। अब अगर वो कहता कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक बॉल वाइट हो और एक हो ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी दैट वन वाइट बॉल इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक, तो इसके दो केसेस बनेंगे। ठीक है ना, हो सकता है पहली वाइट हो फिर दूसरी हो ब्लैक। ठीक है, व्हेन फर्स्ट वाज वाइट। और हो सकता है कि जो फर्स्ट है वो ब्लैक हो, फिर जो दूसरी है, मैं ऐसे वन लिख रहा हूँ उसमें चाहे ना भी लिखो, और दूसरी हो वाइट व्हेन फर्स्ट वाज ब्लैक। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। तो पहले वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 5/15, और फिर ब्लैक आने की 10 नहीं है ना, वो कम थोड़ी हुई, बाय 14। और पहले ब्लैक निकालोगे तो 10/15, और फिर व्हाइट निकालोगे तो 5/14। तो इसको ऐसे करना है, बेसिकली जब आपने दो चीजों की इकट्ठे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उनको मल्टीप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट है। 3 cards are drawn successively without replacement from a
pack of 52 cards, what is probability that first two cards are king and third card is an ace? तो पहले दो कार्ड्स हमें कौन से चाहिए? किंग्स, और थर्ड चाहिए एस। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हमें पहला कार्ड चाहिए किंग, और फिर दूसरा भी चाहिए किंग, बट व्हेन फर्स्ट वाज आल्सो किंग। फिर हमें थर्ड चाहिए एस व्हेन फर्स्ट टू वर किंग्स। K1 K2 ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं या इंटरसेक्शन से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो पहले किंग आने की प्रोबेबिलिटी, कितने किंग होते हैं? 4/52। दूसरा किंग आने की प्रोबेबिलिटी, जब पहला किंग आ चुका था, 3/51। फिर तीसरा एस आने की 4/50। तो ऐसे आपको लिखना है। बाई चांस पेपर में कंफ्यूजन हो तो अलग अलग लिख दो, K1 K2 A, बट फिर मेंशन कर दो इंग्लिश में कि ये सेकंड किंग है व्हेन फर्स्ट वाज आल्सो किंग, एंड इट इज एस व्हेन फर्स्ट टू वर किंग्स। तो ऐसे लिख दो बस। अब ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A and B throw a die alternatively till one of them gets a 6, ठीक है, एंड विंस द गेम। जिसको 6 आ गया वो जीत गया। ए ने स्टार्ट किया, तो इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो क्या केसेस बनते हैं कि पहले ए ने फेंका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस। तो ए ने फेंका और उसको 6 आ गया, ठीक है, पहला केस यही बनता है कि ए को आ जाए 6। फिर दूसरा केस क्या बनता है? ए को 6 ना आए, फिर बी को भी 6 ना आए, फिर ए को आ जाए 6। थर्ड केस क्या बनेगा? ए को 6 ना आए, बी को 6 ना आए, ए को ना 6 आए, ठीक है, ये 4 बार हो जाएगा टेक्निकली। और फिर जाके ए को 6 आए, ऐसे डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सो पहली बारी ए को 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। अगला केस, ए को 6 ना आए, फिर बी को भी ना आए, फिर दोबारा ए को आ जाए, फिर ए को ना आए, बी को ना आए, ए को ना आए, बी को ना आए, ऐसे 2 राउंड्स के बाद ए को आ जाए। मतलब हमने ए को जिताना है बेसिकली। फिर ए को आ जाए, ऐसे ही इन्फिनाइट केसेस बनेंगे। सो इसमें इन्फिनाइट जीपी बनेगी। इन्फिनाइट जीपी का सम होता है, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी होता है ए अपॉन 1 - r। ए होता है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशो होता है दिस अपॉन दिस। वो आ रही है 5/6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू, नीचे आ जाएगा 36 - 25, 11/36, यानी आ जाएगा 6/11। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/11, तो बी की क्या हो जाएगी? 1 - 6/11, दैट इज 5/11। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके 2-3 क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन होते हैं। ये इनफिनाइट जीपी वाले होते हैं, कई बार ये आए हैं। तो पहले हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करी, सेकंड हमने करी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, जिसमें हम ये करते हैं कि अगर कुछ इवेंट्स के इकट्ठे अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उन इवेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा लिखने का तरीका सीख लो, बाकी मेनली पहले नंबर पे सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए 12th की प्रोबेबिलिटी में ना ज्यादा है कुछ नहीं, लेकिन जो हम वन शॉट में कर रहे हैं, हम बहुत हर कॉन्सेप्ट को टच कर लेंगे अगेन। तो उसको बार बार सुन लो ताकि ये चीजें तुम्हारे दिल में बैठ जाएं। बट प्रोबेबिलिटी में एक बारी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है, एंड वो जरूर करना ताकि पक्का हो जाए चैप्टर। बट बार बार सुन लो ये कॉन्सेप्ट्स को ताकि दिमाग में एटलीस्ट बैठ जाए। पूरे पूरे लेक्चर सुनने मुश्किल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट होते हैं? वो इवेंट्स जो जैसे ए इंटरसेक्शन बी हो, अगर उनके इकट्ठे निकालने की प्रोबेबिलिटी, इकट्ठे अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकालें, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आ जाए, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जिन इवेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो आप बोल लो कि वो इकट्ठे अगर करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब आपने दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। सपोज किसी पर्टिकुलर बच्चे ए के 90+ आने की प्रोबेबिलिटी इज हाफ, एंड किसी बच्चे बी की 90+ आने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो हाफ। तो दोनों के 90+ आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। मल्टीप्लाई करेंगे उन प्रोबेबिलिटीज को। तो जिन इवेंट्स का कुछ आपस में लेना देना नहीं होता,
उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दैट इज इकट्ठे अगर करने की प्रोबेबिलिटी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो क्वेश्चन करते हैं इस पे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें चेक करना होगा कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट दैट ऑड नंबर आए ऑन फर्स्ट थ्रो। तो पहले पे ऑड नंबर आने की संभावना कितनी है? आपने पेयर ऑफ डाई फेंका, नहीं हाँ, दो बारी फेंका, एक एक डाइस को दो बारी फेंका, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 36। तो पहले पे ऑड आ जाए, इसके आउटकम्स हो जाएंगे 18, क्योंकि पहले पे 1 आ जाए उसके लिए 6 आउटकम्स, दूसरे पे पहले पे 3 आ जाए फिर 6, दूसरे पे जो मर्जी आए, बोलना नहीं ना, पहले पे 5 फिर दूसरी थ्रो पे 6 आ जाए, तो 18 हो जाएंगे। 18/36, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हाफ। और बी एक इवेंट है दैट इज ऑड ऑन सेकंड थ्रो, वो अगेन सेम है, दूसरे पे ऑड आना चाहिए, पहले पे जो मर्जी आए, इसके भी 18 इवेंट्स होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ। अब दोनों पे ऑड आए, तो पहले पे 1 आए तो दूसरे पे आए 135, फिर पहले पे 3 आए दूसरे पे आए 135, पहले पे 5 आए दूसरे पे आए 135। तो दोनों के इकट्ठे अगर करने की प्रोबेबिलिटी पहले मैं खुद निकालूंगा, 9 इवेंट्स हैं, तो दैट इज 1/4। और क्योंकि पी ए और पीबी को मल्टीप्लाई करके पी ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है, तो यस, ये जो इवेंट्स हैं ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो अपने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इकट्ठे की निकालनी है, फिर चेक करना है कि क्या उन दोनों का प्रोडक्ट इकट्ठे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन से हो गए? इंडिपेंडेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हमें ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हमें गिवन है, देन हमें प्रूव करना है कि ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, पहली बात तो आपको ये प्रोबेबिलिटी दिखनी नहीं है कौन सी है, उसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपने ई के साथ कौन सा कॉमन लेना है जो एफ में नहीं है? ई इंटरसेक्शन एफ डैश, यानी ये वाला रीजन, बिना वेन डायग्राम के नहीं दिखते होते, ये बना लिया करो साइड पे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और ऊपर दे रखा है ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होता है? एफ के ना कर करने की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ना कर करे, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, एफ कॉम्प्लीमेंट। सो इसका मतलब कि ये इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट। ऐसा भी क्वेश्चन 2-3 है एनसीईआरटी में प्रूव करने वाले, इसको अच्छे से देखो, करना ऐसे ही होता है, पहले जो गिवन है उसका उसको लेट कर लो, और जो प्रूव करने का आता है उसको वेन डायग्राम से देख लो, फिर उसकी वैल्यू डाल दिया करो, अपने आप कॉमन को बना के प्रूव हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सीधे लिख दिया करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है? 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है? 0.4, तो 0.12 आ जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में उसने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यूज डाल देना। फिर उसने थर्ड पार्ट में कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी, तो किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, निकाल लो। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये था आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी,
कि जब आपको डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकालनी है डिफरेंट इवेंट्स की, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इवेंट्स को। ठीक है। अब उसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसको हम बोलते हैं टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या बायस थ्योरम। ठीक है। इसको मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। सपोज एक आपके पास अर्न वन है जिसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक अर्न टू है जिसमें 5 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर वो आपको बोले कि पहले किसी अर्न को सिलेक्ट करो, तो आप अर्न वन को सिलेक्ट करो, और जिसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है। अभी मैं सिर्फ समझाऊंगा, कैसे लिखना है वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। फिर आप अर्न टू को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगेन होगी हाफ। ठीक है। तो वो कहेगा किसी एक अर्न को सिलेक्ट करो एंड बॉल निकालो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। तो यहाँ तो आप अर्न वन में से निकालेंगे। अब उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, दैट इज 3/7। यहाँ पर टू से निकालेंगे तो उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/12। तो आपके दो केसेस हैं। या तो आप अर्न वन से निकाल लो, इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 3/7। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 5/12। तो आपके पास दो केसेस हैं रेड बॉल निकालने के, या आप अर्न वन से निकाल लो या अर्न टू से निकाल लो। तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज होगी हाफ इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू 5/7। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इसी को बोलते हैं टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है यार, केसेस बनाने हैं आपने। जो वो बोलेगा उसके केसेस को सॉल्व कर दो। हर केस में ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते चलो, और बाकी टोटल केसेस को फिर आप ऐड कर दो। ठीक है। ये होगा आपका टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर वो कंडीशनल पूछे, दैट आपने एक बॉल निकाली एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, यानी वो रेड बॉल थी, यानी ब्लैक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो रेड बॉल थी, यानी ये इवेंट हो चुका है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इट वाज फ्रॉम अर्न वन। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसमें क्या करोगे, आप अर्न वन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको न्यूमरेटर में लिखोगे, और जो हो चुका है रेड बॉल वाला, ये टोटल जो है ये डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो ये होता कुछ नहीं है, ये जो बायस थ्योरम हमने नाम दे रखा है, अभी मैं बिल्कुल भी लिखना नहीं सिखा रहा आपको, वो मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा। अभी मैं सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सो बायस थ्योरम कुछ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सो बेसिकली अगर सीधा सीधा चलना है, एक अर्न को सिलेक्ट करो फिर रेड बॉल निकाल लो, या दूसरे अर्न को सिलेक्ट करो फिर रेड बॉल निकाल लो, यानी अगर सीधा क्वेश्चन आया कि दो अर्न में से बॉल निकालो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इट इज रेड, तो ये दो केसेस हैं बेसिकली। बट अगर उसने बोल दिया कि बॉल आपने निकाली एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इट इज फ्रॉम बैग वन, तो बैग वन वाली न्यूमरेटर में आएगी, और जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी थी वो डिनोमिनेटर में आएगी। ये टेक्निकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं बायस थ्योरम। इसको पहचानते कैसे हैं, इससे पुरानी बात पूछी होती है, यानी पहले अर्न सिलेक्ट होगा फिर बॉल सिलेक्ट होगी, है ना। तो इसने कहा कि बॉल तो रेड है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इट इज फ्रॉम बैग वन, पिछली बात पूछी है, इसलिए इसका नाम इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और जब ऐसे पिछली बात पूछी होगी दैट मीन्स बायस थ्योरम। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट वाली बात होगी, हम वो क्वेश्चन से सीखते हैं। अ पर्सन हैज, एक क्वेश्चन में देखिए अच्छे से मैं लिखना सिखा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लिखना आप इस क्वेश्चन से अच्छे से सीख लें। अ पर्सन हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, and 0.8 that construction job will be completed if there is no strike। तो स्ट्राइक होने की संभावना है 0.65। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बंदे ने कोई जॉब ली, तो पहला इवेंट हो जाएगा ए। ठीक है। उस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो आप पूरा इंग्लिश में लिख दें, लेट इवेंट ए बी दैट देयर इज स्ट्राइक। ठीक है। और दूसरा आप बी भी लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, सॉरी ये 0.65 है, दैट देयर इज नो स्ट्राइक। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वहां पे स्ट्राइक नहीं हुई। ये दो लाइन इंग्लिश में लिखनी है। ठीक है। उसके बाद में एक इवेंट ई डिफाइन कर लें, दैट वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम।
ठीक है, वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम या ऑन टाइम, जो भी है। ठीक है, तो 0.8 प्रोबेबिलिटी है दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो अगर स्ट्राइक नहीं हुई, ठीक है, तो अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो काम खत्म होने की प्रोबेबिलिटी E/A कॉम्प्लीमेंट लिखो इसको, बिकॉज अगर ये इवेंट हुआ फिर ही अगला होगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। एंड 0.32 इट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो अगर स्ट्राइक है तो काम खत्म टाइम पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, E/A, दैट इज 0.32। ठीक है, आपने ये ट्री बनाना है पहले। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या लिखना है, ए, लेट ए बी द इवेंट दैट देयर इज स्ट्राइक, लेट बी बी द इवेंट दैट देयर इज नो स्ट्राइक, या ए कॉम्प्लीमेंट लिख लो। फिर आप कर क्या रहे हो, अगला स्टेप क्या कर रहे हो, काम को टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो। सो ई बी द इवेंट दैट वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो ये E/A हो जाएगा, स्ट्राइक होने के बावजूद खत्म हुआ। ये हो जाएगा स्ट्राइक ना होने के बावजूद खत्म हुआ। अगर उसने कहा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, जैसे यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो आगे की बात ही करी है। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, दैट इज पी, दो केसेस ही बने ना, स्ट्राइक हुई और काम खत्म हुआ टाइम पे। ठीक है, या क्या हुआ, स्ट्राइक नहीं हुई तब भी काम टाइम पे खत्म हुआ। ठीक है, तो आपने दोनों केसेस को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.8। इसको सॉल्व कर लें, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन होता दैट वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये हो चुका इवेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज नो स्ट्राइक या देयर वाज स्ट्राइक। ठीक है, सो अब उसने पुरानी बात पूछी है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो इनवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो उसका जो आंसर होगा, उसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, पहले आप फॉर्मूले के शेप में लिखेंगे। चलो हम क्वेश्चन क्या मान लेते हैं, दैट वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज स्ट्राइक, तो इसकी बात हुई है। तो जिसकी बात हुई है उसको न्यूमरेटर में पहले फॉर्मूले की शेप में ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A। वैसे ज्यादातर इस पे केस स्टडी आती है, बट केस स्टडी भी आपको सॉल्व तो करनी पड़ेगी ना। और इन दोनों का जो टोटल था होने की प्रोबेबिलिटी, काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, या जो भी आप ट्री बनाएंगे, जो उसका सारा आंसर होगा उसको पहले फॉर्मूले की केस में लिखें। ठीक है, और फिर उस पे वैल्यूज डाल दें। तो क्या आ जाएगा ये, 0.65 इंटू 0.32 अपॉन ये टोटल। तो 0.65 इंटू 0.32 सॉल्व करना है, 0.35 इंटू 0.8। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, पहली बात तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दैट इज आपने केसेस बनाने हैं अलग अलग और उन केसेस के आंसर निकालने हैं। ठीक है, और बायस थ्योरम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो ट्री बनाया करो। ठीक है, ट्री बना दिया। अगर उसने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो दोनों केसेस कर दो, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। अगर उसने पूछा कि काम कंप्लीट हो गया था, क्या संभावना थी कि वो स्ट्राइक हुई कि नहीं, पुरानी बात पूछी, दैट मीन्स वो इनवर्स पूछ रहा है। तो जो वो पूछ रहा है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर में सब कर देना। एक बारी फॉर्मूले के रूप में लिखना है, फिर आंसर डालना है। प्रैक्टिस के टाइम हम सीधा कर लेते हैं, लेकिन एक बार आपको फॉर्मूले के रूप में लिखना है। और ये जो जो इवेंट्स होते हैं इनको एक एक बार इंग्लिश में वहां लिखो, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो कोई इंसान है वो 4 में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाई, उसने डाई फेंका, एंड कहा दैट इट इज अ 6, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो प्रोबेबिलिटी में ना देखो कॉमन सेंस से चलना है। प्रोबेबिलिटी बच्चों को टफ क्यों लगती है, इसमें फॉर्मूले नहीं है कि लगाई जाओ और आंसर आई जाएगा। सोचना है, और जब आपने सोचना है तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि बहुत हाई फाई सोचना है, नॉर्मल सोचो। इंसान ने डाई फेंका और कहा इट इज अ 6, तो कॉमन सेंस से बताओ कि दो केसेस क्या आएंगे, पहले डाई फेंकेगा तो या तो एक्चुअली 6 आ जाएगा जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, या दूसरा केस क्या बनेगा कि 6 नहीं आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6।
अब अगर 6 आया है तो दैट मीन्स कि वो सच बोल रहा है। भाई उसने यही करा ना, उसने फेंका डाइस और कहा कि 6 है। तो अगर 6 आया तो दैट मीन्स वो सच बोल रहा है। तो एक इवेंट ई डिफाइन कर लेना कि उसने रिपोर्ट किया इट इज 6, तो ये हो जाएगा /6, यानी उसने सच बोला। तो वो हो जाएगा 3/4। और अभी यहाँ पे एक इवेंट ई डिफाइन वही है, दैट उसने रिपोर्ट किया इट इज 6 बट 6 नहीं आया था, दैट मीन्स उसने झूठ बोला। ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज एक्चुअली 6। तो ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है ये न्यूमरेटर में आएगा। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 1/6 इंटू 3/4, और डिनोमिनेटर में सबका सम आएगा, दैट इज 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। बट आपको देखो लिखना है, ठीक है। P(6) is 1/6, that it is 6. P6 कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स इट इज नॉट 6। ई इवेंट हो गया कि उसने रिपोर्ट किया इट इज 6, फिर पहले फॉर्मूले के रूप में लिख दो फिर वैल्यूज डालो। तो ये आंसर हो जाएगा जो हमें पहले सीखना है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। अगला, यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अ लेबोरेटरी blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। एक लेबोरेटरी टेस्ट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, बदल बदल के कई बार आया क्वेश्चन। जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं बहुत बार। और केस स्टडी भी आएगी तो नॉर्मल क्वेश्चन की ही मोस्ट प्रॉब्ली आती है, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। अगर किसी को डिजीज है तो लेबोरेटरी टेस्ट है उससे 99% पता लग जाता है कि उसको है। ठीक है, यानी 1% वो मिस कर देता है। However, test yields a false positive for 0.5% of healthy person। आप जिसको डिजीज नहीं है उसको भी टेस्ट करोगे तब भी संभावना 0.5% है, वो बोल देगा कि भाई साहब 0.005% प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिजीज तो नहीं था बट वो पॉजिटिव कर देगा। इसलिए जब भी लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं जो क्रूशियल होते हैं उसको बार बार करते हैं, 2 बार 3 बार रिपोर्ट लेते हैं, ताकि वो 3 बार पॉजिटिव आ गया दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो वो बहुत रेयर ऑफ रेयर होगा कि गलत होगा। अब ये तो बात हो गई टेस्ट की, कि अगर किसी को है तो 99% डिटेक्ट हो जाएगा टेस्ट से, और अगर नहीं है तो 0.5% फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअल में 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। तो जो डिजीज है वो कितनों को है, 0.1%। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव। अब आपने वो केसेस लिखने हैं कि इंसान को पॉजिटिव आ गया। तो भाई दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो इंसान को डिजीज था जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1/100, या इंसान को डिजीज नहीं था। कॉमन सेंस से चलें, ये दो ही केसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99.9/100। यही है ना। अगर अब आपने ये वाला जो होता है ना, जो इसने कहा यील्ड हो गया, ये लिखना है। और पॉजिटिव आने की, डिजीज होने के बाद कितना इफेक्टिव है पॉजिटिव आने में, 99%। तो एक इवेंट ई कर देना डिफाइन कि बंदे को पॉजिटिव आया रिजल्ट। तो डिजीज होने के बाद पॉजिटिव आने की संभावना क्या है, 99/100। और उसको डिजीज नहीं था तब भी उसका पॉजिटिव आ गया, तो उसकी संभावना क्या है, दैट मीन्स गलत टेस्ट हुआ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.5/100, यानी 0.005। तो अब अगर वो कहे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट रिपोर्ट हैज केम पॉजिटिव, तो आप करोगे दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। अब अगर वो कहेगा दैट पॉजिटिव तो आया है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज, तो ये न्यूमरेटर में आएगा इनका प्रोडक्ट, और दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ लगा होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कला जो है दैट इज इस ट्री को बनाना और क्वेश्चन को दिमाग खोल के समझना, फॉर्मूले नहीं ढूंढने इसमें। अगला क्वेश्चन देखें। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहां तो स्टूडेंट को आंसर आता है या वो गेस करेगा। 3/4 प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस करेगा। वो दो ही काम करेगा, या तो उसको आता है जिसकी संभावना है 3/4, या वो तुक्का मरेगा। ठीक है।
जिसकी संभावना ऑटोमेटिकली 1/4 होगी। याद रखना, ये जो पहले वाले इवेंट्स होते हैं इनका सम 1 होता है, बाद वालों का नहीं होगा, पहले वालों को हमेशा 1 है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो 1/4 ही मानते हैं। ठीक है। एंड अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट 1/4, नहीं भी दिया होता तो भी हम एमसीक्यू में 1/4 ही मानते हैं। तो हम मानेंगे कि आंसर सही आ गया, एक इवेंट ई डिफाइन कर लेंगे, गेस करने के बाद उसकी संभावना वैसे भी 1/4 है, दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसको आता है प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ई की उसका आंसर ठीक हो जाए स्लैश जब उसको आता था दैट इज 1। ठीक है, तो ये हमारा ट्री बन गया। अब क्वेश्चन देखें क्या है। अगर क्वेश्चन ये हुआ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि उसने सही आंसर किया, तो हम लिख देंगे दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। अगर ये क्वेश्चन है कि ही आंसर्ड इट करेक्टली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, तो पुरानी बात पूछी है, तो बायस थ्योरम होगी कंडीशनल, दिस इनटू दिस न्यूमरेटर में एंड दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डिनोमिनेटर में। ठीक है, मेन ट्री है यार, लिखना तो क्या, आंसर निकालना है और स्टेप्स लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अज्यूम दैट चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। किसी इंसान को हार्ट अटैक आने की जो संभावना है नेचुरल दैट इज 40%। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट मेडिकेशन एंड योगा रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। एंड अगर आप दवाई खा लोगे तो 25% से घट जाएगा। दैट मीन्स 40 में से 30 माइनस नहीं होगा, 40 का 30 कम होगा। ठीक है ना, उसका मतलब अगर आपने योगा किया तो आपका 30% कम हो जाएगा। 70% अभी भी चांस है, लेकिन 60% को तो वैसे ही चांस नहीं है ना, 40% तो पहले है, उसका 70% रह जाएगा बेसिकली। मैं आपको बना के दिखाता हूँ ट्री। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। यानी पर्सन क्या करेगा, या तो कहेगा भाई मुझे योगा करना है, बात खत्म, या वो क्या करेगा, मेडिसिन पे चला जाएगा, छोड़ो क्या करना। तो ये इंग्लिश में लाइन लिख देना प्लीज, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ आई दैट ही चूजेस yoga and medication and probability of D that he chooses drug। अगर अब उसको एंड में हार्ट अटैक आया, क्वेश्चन देख लिया करना, पूरा पढ़ लेना। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शन पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक, तब भी हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोज द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। सो अगर उसने योगा किया और उसके बाद उसको हार्ट अटैक आया, तो इवेंट ई आ जाएगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया आफ्टर सिलेक्टिंग योगा। तो योगा ने उसका 30% कम कर दिया था, उसको हार्ट अटैक आने की कितनी संभावना थी, 40%। तो योगा करने से उसकी 70% ही रह गई थी, 40 का 70। ठीक है, ये कईयों को हजम नहीं होता, जो नालायक होते हैं ना, ये हजम ही नहीं होगा। भाई साहब 40 का 70 रह गया ना, बिकॉज 40 में से 30 थोड़ी उड़ा दिया, 10 थोड़ी रह जाएगा, 40% ही थी उसको आने की प्रोबेबिलिटी, 60 तो थी नहीं पहले ही, सबको थोड़ी आना है। ठीक है ना, और उसका 30 और कम हो गया, तो 40 का 30 कम हो गया, यानी 70 रह गया। और अगर वो दवाई खाता तो उसको, उसकी संभावना क्या थी हार्ट अटैक आने की, तो पहले कितनी थी 40, उसने कितनी रिड्यूस कर दी, 25, यानी 75 रह गई। तो अगर तो ये क्वेश्चन होता कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि उसको हार्ट अटैक आया, तो आंसर है दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्रीज को जोड़ दो, दो ही केसेस हैं। अगर उसने कहा कि उसको हार्ट अटैक आया, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि उसने योगा सेलेक्ट किया था, तो दिस इनटू दिस, जो ग्रीन वाला ये मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में डाल देना और सबको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में डाल देना। ये कॉन्सेप्ट है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम का, मैंने इसको बार बार समझाने की कोशिश करी है। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता, तुम्हारे केसेस होते हैं, और बायस थ्योरम कुछ नहीं होता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। स्टिल सॉल्व कैसे करते हैं, ट्री बना के। जब भी आप प्रैक्टिस करें, ट्री बनाना सीखें और दिमाग को खोल के सोचें। और पिछली बात करी है तो बायस थ्योरम है, आगे की नॉर्मल बात करी तो केसेस हैं, दैट इज टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में जो लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं समझाता हूँ। आपके पास 3 फेयर कॉइन्स हैं, आपने टॉस कर दिए। ठीक है, तो 3 कॉइन्स की तो सैंपल स्पेस ही बना लेते हैं, सौखी देगी जिंदगी। तो क्या कुछ आएगा, या तो 3 हेड आएंगे, या क्या होगा, एक टेल आएगा, लेकिन वो एक टेल किसी भी टाइम पे आ सकता है। या क्या होगा, 2 टेल आएंगे, यानी एक हेड आएगा, और ये हो जाएगा तुम आपका TTH, या तीनों टेल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 इवेंट्स आ गए। तो यहाँ पे आपने
इसने कहा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें लिखनी है। तो हम यहाँ पे पहले हमसे पूछता था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी की एक हेड आए। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स आई एक इवेंट डिफाइन करेंगे और वो होगा नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो आपको खुद से केसेस बनाने हैं, या तो जीरो हेड आएगा, या वन हेड आएगा, या टू हेड आएगा, या थ्री हेड आएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देनी है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सारे केस खुद बनाने हैं। तो जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सारे टेल आ जाएं, दैट इज 1/8। वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तीन केसेस हैं, 3/8। टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। तीन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन कुछ नहीं है भाई साहब। पहले आपसे पूछा जाता था इतने हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये बताओ। अब वो आपने केसेस खुद बताने हैं। जैसे आप ताश के पत्ते हैं, आप दो निकाल रहे हो, राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन। तो या तो जीरो एस आएगी, या वन आएगी, या टू आएगी। तो सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दें टेबल बना के, उसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर इसमें वो मीन या एक्सपेक्टेशन पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे, दिस इंटू दिस यहाँ पे लिखो, 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 नीचे उनको जोड़ देना। तो ये होता है मीन या एक्सपेक्टेशन। तो ये प्रोबेबिलिटी का हमने वन शॉट लेक्चर में रिवीजन करी है। इसको बार बार सुने ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, और एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जब भी प्रैक्टिस करें दिमाग खोल के सोचें, फॉर्मूले नहीं ढूंढने इस चैप्टर में। यही प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे फंसते हैं। आराम आराम से सोचें, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, टफ बिल्कुल नहीं।